तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा सा ऑनलाइन देखते रहो, बाकी ऑफलाइन में तो चलता ही रहेगा, ताकि क्या हो चुका है, कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है। और जहाँ भी अगर डाउट आए किसी भी क्लास में, आपको लगे कि यहाँ थोड़ी भी दिक्कत है आपको, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी चैप्टर में। जैसे अभी पहले ज्योग्राफी कराया, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री हुआ, मेडाइवल हुआ, अब मॉडर्न चल रहा है। तो मॉडर्न लगभग खत्म होने वाला है, 2 या 3 लेक्चर में मॉडर्न खत्म हो जाएगा। जैसे आज ये आईएनसी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1857 की क्रांति भी हो गया, साथ साथ में एक्सट्रीमिस्ट फेज भी हो गया। अब बचा है आपका गांधी एरा, तो गांधी के बारे में कल जानेंगे, और साथ में एक चैप्टर बचा है भाई थोड़ा सा और वहाँ पे। तो आप उस क्लास में बैठ लिया करो, कल से इसी वाली स्टूडियो में क्लास कराएंगे, ताकि आपको पता ही नहीं चल पाता। कल कल भी बोला था मैंने आपको, शायद कल आप तो आए थे ना, तो आप कल भी भूल गए। हाँ भाई, कपिल, जहांगीर, बल्लू, दीपांशु, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। आ जाओ भाई सारे साथी एक बार, और जल्दी से बताओ मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं, एम आई ऑडिबल टू और नॉट। अगर ऑडिबल है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार वॉल्यूम चेक करना कितनी है। वॉल्यूम करेक्ट है। हाँ जी, तो कल हमने पार्ट किया था, चैप्टर कौन सा था हमारा, कल चैप्टर किया था हमने ये, सबसे पहले लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये जान लिया था कि पृथ्वी जो है, अर्थ है, अर्थ को सबसे पहले किसने इसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बांट दिया था, उनका नाम था इरेटोस्थनीज। इन्हें फादर ऑफ एंशियंट ज्योग्राफी भी कहा जाता है। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के बारे में बता, कॉस्मोस बुक लिखी थी जिन्होंने, उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये बातें करते हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो हमको हमने फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख लिया। लैटिट्यूड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो वर्टिकल लाइंस होती है। ये इमेजनरी लाइन है, अर्थ पर ऐसे कोई लाइन नहीं है। इमेजनरी लाइन मार्क कर ली गई कि जिससे हमें पता चल जाए कि लोकेशन क्या है। मान लीजिएगा हमको देहरादून देखना है, देहरादून की लोकेशन नहीं पता था हमें, हम अर्थ का प्रोटोटाइप लेंगे, अर्थ पर मार्क करेंगे इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड इतने डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देहरादून है। ये कंसेप्ट लागू कहाँ होता है, तो लागू होता है मैक्सिमम जितने भी, जब भी आप एयरफोर्स में जाओगे या फिर आर्मी में जाओगे, तो कहीं भी आपको मैपिंग पर ग्रिड सिस्टम पढ़ाया जाता है। ग्रिड प्रणाली में यही सिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है, आपको वहां पर जैसे एयर स्ट्राइक करनी है, आपको लोकेशन दी जाती है। आजकल तो सैटेलाइट भी है, लेकिन सैटेलाइट में भी आपको पहले मैपिंग करनी पड़ती है कि इस मैप पर इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर जाकर क्या होगा, यहाँ पर हमको बम गिराना है। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट ऐसे ही अच्छा यहाँ पंजाब है पंजाब को उड़ा दे, नहीं, प्रॉपर ग्रिड निकालने के बाद वहां पर बम डाले जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। कभी भी आप ट्रेनिंग पे जाओगे, जब भी एयरफोर्स में किसी भी फोर्स में जाओगे, तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और ज़्यादा डीपली ग्रिड प्रणाली आपको सिखाई जाती है, और साथ साथ में कंपास के साथ में सिखाई जाती है। तो आई होप बहुत सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी इसके बारे में कि ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, कैसे होता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं आज जो मेन टॉपिक है आपका आईबी वाले बैच में। जो आईबी का बैच है, आईबी एसीआई का बैच है, इसमें हमको सेलेक्टिव पढ़ना है। एग्जाम का टाइम कम है, लगभग 2 मंथ हमारे पास है, तो 2 मंथ में हमको इस तरह से चीजें करनी है कि सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट जीएस में आते हैं, कंप्लीट मुझे ही पढ़ाने सारे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ में स्टैटिक जीके, और इधर उसके बाद फिर करंट अफेयर। ये इतने सारे सब्जेक्ट है। इकोनॉमी भी पढ़ाना है, थोड़ा बहुत फाइवर प्लान वगैरह वो भी कराने हैं, इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताना है। लगभग 11 सब्जेक्ट हो जाते हैं। इन 11 सब्जेक्ट को मैनेज करना है 2 मंथ में। तो 2 मंथ में सेलेक्टिव पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आईबी वाले बैच में। तो इसलिए इतना ज्यादा, वैसे तो ज्योग्राफी की 70-80 क्लास होती है, लेकिन यहां से वो चीजें उठाएंगे जो हर साल एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और आसपास के एग्जाम में अभी आई हुई है। जैसे इसका अगर लेवल देखा जाए, तो लगभग लगभग लेवल हो जाता है आपका ये आरपीएफ, यानी कि रेलवे के जो, जिसमें साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, उनके आसपास का लेवल देखा जाता है। तो उसके लेवल के आधार पर इसको पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा आपका एटमॉस्फेयर। क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है भाई? वायुमंडल बोला जाता है, वायुमंडल। अब वायुमंडल में 3 चीजें हमको पढ़ने हैं। वायुमंडल को 3 तरह से पढ़ेंगे। वायुमंडल का एक तो सबसे पहले देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है, वायुमंडल के कार्य क्या है। उसके बाद फिर वायुमंडल का कंपोजिशन क्या है,
कंपोजिशन क्या है, कैसे कैसे बना है, कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती है, और उसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पर ही सारी चीजें खत्म हो जाती है। वैसे जैसे ही एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखें वहीं सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसी में कंप्लीट हो जाएगी वैसे तो चीजें, लेकिन थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, वायुमंडल। यहां पर थोड़ी सी बातें आती है, जैसे कि इसमें जनरल सा क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता आपसे, जब भी हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं तो कोई कोई पूछता आपसे क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, ये क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस आता है। तो क्लाइमेट तो एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है, इसको चेंज होने के लिए लगभग मिनिमम से मिनिमम 35 वर्ष तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन वेदर जो होता है, वेदर कंडीशन डे टू डे चेंज होती है, यहां तक कि हर घंटे में भी चेंज हो सकती है। क्लाइमेट, भारत में मॉनसून आता है, मॉनसूनी जलवायु भारत की कितने साल से आ रहा है, पता नहीं कितने सालों से, पता नहीं 500-600 सालों से लगातार चला ही आ रहा है मानसून। जब कभी भारत में ये माउंटेन बना था, ये आपका हिमालय पर्वतमाला बनी थी, तो तब से भारत में मानसून की बारिश होती है, यहाँ टकराती है और बारिश होती है। तो या फिर वेस्टर्न घाट बना, तब से भारत में बारिश होती है। ये तो ये क्या है, क्लाइमेट है। अब बात की जाए वेदर की, सुबह धूप निकल जाती है, दोपहर में बारिश हो जाती है, फिर तूफान आ जाता है, ये क्या है, ये है वेदर। तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस, वेदर शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। इसी के अंदर हमको वायुमंडल पढ़ना है। वायुमंडल की उपस्थिति, एटमॉस्फेयर एक्चुअल में होता क्या है। एटमॉस्फेयर एक चारों तरफ का मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जो किसी भी प्लेनेट को ढक के रखता है, एनवलप करता है, उसे कहा जाता है किसी भी प्लेनेट का एनवायरमेंट या फिर किसी भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर। क्या होता है ये एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट एनवलप एनी प्लेनेट, एनी प्लेनेट, उस जिस भी प्लेनेट को ढक लेगा चारों तरफ से मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसी प्लेनेट का इसको क्या कहा जाएगा, यहां पर एटमॉस्फेयर। अब हिंदी वाले क्या कहेंगे, हिंदी वाले कहेंगे कि किसी भी जो ग्रह है उस ग्रह पर उसके चारों तरफ पाए जाने वाला गैसों का जो आवरण होता है, उसे उस एटमॉस्फेयर उस प्लेनेट का, उस ग्रह का वायुमंडल कहा जाता है। अब इसमें इसके फंक्शंस क्या है, अगर मैं अर्थ, हम तो अर्थ की बात जाननी है, अर्थ के बारे में बात करनी है, तो फंक्शन क्या होगा अर्थ पर। सबसे पहले तो ये हमको O2 प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, O2 प्रोवाइड कराता है। O2 प्रोवाइड कराता है, इसका क्या मतलब है O2 प्रोवाइड कराने का, इसको क्या, ऑक्सीजन से हमको क्या है, इसको जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। तो जीवन प्राप्त, जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, क्यों मिलता है, यानी कि हम क्या ले पाते हैं, श्वास ले पाते हैं अच्छे से, ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग। कौन सा है, O2 गैस। कौन प्रोवाइड करा रहा है, एटमॉस्फेयर ही तो प्रोवाइड करा रहा है हमको अर्थ पर। दूसरा फंक्शन क्या होगा, दूसरा कार्य क्या होगा इसका, यहां से ये CO2 क्या प्रोवाइड कराता है, CO2 प्रोवाइड कराता है। CO2 से क्या है, पेड़ पौधे जीवित है, पेड़ पौधे जीवित है, पेड़ पौधे भी जीवित है। और साथ साथ में CO2 का एक इफेक्ट और आता है, CO2 का, ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण रीजन क्या बनता है, यहां से इसका जो अर्थ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर मेंटेन होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ का, ये भी बात याद रखनी है। अब ऊपर से जितना भी इंसोलेशन होगा, यानी कि विकिरणें, सौर विकिरणें आएंगी, वो वापस नहीं जा पाती है गैसों में, वहां टकराकर ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसी वजह से अर्थ पर टेम्परेचर ठीक ठाक बना रहता है। अगर यहां पर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर ना हो, बुध ग्रह पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, मरकरी पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर दिन का टेम्परेचर लगभग 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना, 400, जहां धूप पड़ती है तो 427 डिग्री, और 427 डिग्री सेल्सियस अगर अर्थ का हो जाए तो जीवन नहीं रहेगा। और वापस जहां पर, वहां एक हिस्से पर धूप होती है, दूसरे हिस्से पर छांव होती है। जहां छांव होती है यानी कि जहां रात होती है, तो रात का टेम्परेचर -123 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दैनिक तापांतर आता है। ये टेम्परेचर किस कारण से बना हुआ है, नियत बना हुआ है, लगभग 4 डिग्री 5 डिग्री का डिफरेंस आ पाता है दिन रात में। रीजन क्या है इसका, रीजन है भाई आपका एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कारण। तीसरा, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, O3। O3 क्या होती है, ओजोन गैस प्रोवाइड कराती है। अब ओजोन गैस प्रोवाइड कराता है, इसका क्या कार्य है ओजोन गैस का, ये अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है हमें,
ठीक है। और साथ साथ में ये गैसेस क्या भी करती है, ये आपका कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ये सारे के सारे ये कार्य है, इसके कार्य तो याद रहेंगे। सिंपल सा माइंड में आया कि अगर हमारे चारों तरफ ये गैसेस पाई जाती है, वायुमंडल पाया जाता है, इसका कार्य क्या है, तो कार्य ये होगा, ऑक्सीजन हमको मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को मिलेगी, साथ साथ में ओजोन मिलेगी, तो यूवी रेज से प्रोटेक्ट होंगे। और ये रेडियो कम्युनिकेशन यानी कि आप मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं, साथ साथ में यहाँ से ये टेलीकास्ट चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चलते हैं, ये किस कारण से, इसे अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। विकिरणें टकराएंगे, कोई भी वेव भेजेंगे वो टकराएगी नहीं, वो वापस ऐसे ही निकल जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इसी वजह से हमको ये कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। ये सारे कार्य किसके हैं, यहां इसके हैं, एटमॉस्फेयर के। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन को दो तरह से पढ़ा जाता है। एक को कहा जाता है स्टेबल फैक्टर, स्टेबल बोले तो स्थायी तत्व, और दूसरा आता है दूसरे नंबर पर ये आपका अनस्टेबल फैक्टर। अनस्टेबल फैक्टर अस्थायी तत्व, अस्थायी तत्व। तो कंपोजिशन कैसे कैसे वायुमंडल बना है, कौन कौन सी चीजें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जैसे मैंने लिखा ना ये O2 CO2 O3 ये पाई जाती है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है ये पाई जाए नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, स्टेबल फैक्टर में नाइट्रोजन आती है, और नाइट्रोजन कितने, 78% नाइट्रोजन पाई, 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद फिर दूसरा नाम आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने परसेंट, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अब ये स्टेबल है यानी कि स्थायी है, क्या इनका कंपोजिशन चेंज होगा, अगर अर्थ पर 78% इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन है, तो तब स्टार्टिंग से अब तक 78% नाइट्रोजन ही है, ये चेंज नहीं होगी, आने वाले समय में भी इसमें चेंज नहीं होगा। ये अब तक के आंकड़े कहते हैं कि ये 21 और 78% है, तो इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर बात आती है अनस्टेबल फैक्टर की। अनस्टेबल फैक्टर में यहां पर वाटर वेपर पाया जाता है, जलवाष्प जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जलवाष्प। जलवाष्प का क्वेश्चन आता है कि ये कैसा है, सबसे अधिक अस्थायी तत्व, सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। सबसे अधिक अस्थायी क्यों है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होता है। देखा होगा ना आपने, गर्मियों में जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, रीजन क्या है, इवेपोरेशन है। गर्मियों में सूख जाते हैं, जल्दी धूप निकलती है, तो जहां धूप पड़ती है, अगर कहीं एक लेक है, झील है, नदी है या समुद्र है, उसके ऊपर धूप पड़ती है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, आपको इवेपोरेशन देखने को मिलता है। तो ये सबसे अधिक कहां होता है, पोल पर अगर देखा जाए वायुमंडल में 0% होता है, एटमॉस्फेयर में। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, इक्वेटर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो यहां पर लगभग ये 4% तक ये वायुमंडल में मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर जलवाष्प यानी कि वेरी कर रहा है ना, तो इसलिए क्या है, अनस्टेबल है, अस्थायी तत्व है। दूसरी बात, अब अनस्टेबल के बाद दूसरा, अनस्टेबल में जलवाष्प तो हमने लिख लिया, इसको तो अलग लिखना है। बाकी कुछ गैसेस आती है, जैसे कि हम बात करते हैं आर्गन की। कौन सी गैस भाई, आर्गन। आर्गन गैस कितना, 0.93% पाई जाती है। ये भी अनस्टेबल है, ये भी घट सकती है, बढ़ भी सकती है वायुमंडल में। आर्गन के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कितना है, 0.03% है, 0.3%, ये भी घट बढ़ सकती है, 0.4। अब आंकड़े जो देखे जा रहे हैं इसको कहा जा रहा है कि 0, हाँ जी बोलिए, ये तो इसको कैसे, बोर्ड बंद नहीं होगा फिर यहां से, ठीक है। और बोर्ड हैंग हुआ, हो गया, कर दिया काम सारा, क्लास के बीच में ही खत्म। चलो कोई बात नहीं, इसको सेव कर लो, सेव भी नहीं होगा अब तो ये, कैसे भाई, बोर्ड हैंग हो गया है, 1 मिनट का समय दो। रोबिन सर आ गए क्या, तो इसको लगाया किसने था,
हाँ जी, अंकित सर का चुन्नू मुन्नू बेबी क्या बोल रहा है ये? क्लास रुक रुक कर चल रही है। क्लास रुक रुक कर नहीं, पूर्णतः ही बंद हो गया भाई ये बोर्ड। इसमें पेन टैब लगा था, पेन टैब निकालते ही ये बंद हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो अब तक चलिए हम बात कर लेते हैं। हम क्या बात करें? एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में अब तक हमने बताया, पहले कंपोजिशन किसकी बात की हमने? फंक्शंस की। फंक्शन सभी को क्लियर है? क्या फंक्शन होता है? क्लाइमेट और वेदर में भी बिल्कुल क्लियर है। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे यहां से कंपोजिशन। कंपोजिशन में सबसे पहला स्टेबल फैक्टर कौन कौन से हैं? बोलिएगा, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा याद होगा। स्टेबल फैक्टर कौन कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट? 21%। ये चेंज होगा कभी नहीं होगा, स्टेबल फैक्टर है। सबसे अधिक अनस्टेबल कौन होता है? वाटर वेपर, जिसको जलवाष्प बोला जाता है। वाटर वेपर पोल पर कितने परसेंट? एटमॉस्फेयर में 0%। और इक्वेटर भूमध्य रेखा पर कितने परसेंट? 4%। यानी कि वेरिएशन इसका इतना ज्यादा है। पोल पर ज्यादा कम होने का रीजन क्या है? वहां पर बर्फ पड़ती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर, अंटार्कटिका, आर्कटिक में, आर्कटिक यहां पर बर्फ पाई जाती है, इतनी ठंड है। और सूर्य सनलाइट होती नहीं है। सनलाइट नहीं होती है तो इवेपोरेशन नहीं होता है। इवेपोरेशन नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी एयर में नहीं आएगी, जलवाष्प नहीं बनेगा। लेकिन इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। और इवेपोरेशन रेट इतना बढ़ जाएगा कि यहां पर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर 4% तक चला जाता है। ठीक है जी, इतनी सी बात याद रही। अब अगला अनस्टेबल फैक्टर हमने क्या बताया? आर्गन गैस। अक्रिय गैस है ऑर्गन। और ऑर्गन गैस कितने परसेंट पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। उसके बाद दूसरा नाम लिखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03% पाई जाती है। उसके बाद आती है यहां से अदर गैसेस। जितनी भी गैसें हैं हमारे आसपास में वो सारी की सारी 0.04% में कवर हो जाती है। वो 0.04% में कवर हो जाती है। यहां से CO2, CO2 के बाद अगला नाम कौन सा आया था? CO2 के बाद फिर यहां लिखेंगे आप अदर गैसेस। अदर गैसेस। और अदर गैसेस में कौन सा आएगा? 0.04% है। इतने परसेंट ये क्या है? टोटल कितना हो जाएगा? 100%। 100% में से इतना इतना परसेंटेज पाया जाता है। अदर गैसेस में कौन कौन सी गैस होती है? अदर गैसेस में यहां पर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं अदर गैसेस। अदर में जैसे क्रिप्टॉन, एक नाम लिखा जाता है क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन के बाद फिर एक नाम लिखा जाता है जिनॉन। क्रिप्टॉन, जिनॉन, फिर लिखा जाता है रेडॉन। क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। सबसे ज्यादा जो इनमें से पूछी जाती है, एक नियोन गैस भी है, नियोन भी पूछा जाता है, नियोन, नियोन। उसके बाद फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक लिखेंगे आप हीलियम। क्वेश्चन कहां से? हाइड्रोजन से, हीलियम से, रेडॉन से और जिनोन से आता है। इनसे अदर गैसेस में क्वेश्चन यहां से आता है। अब जितनी भी गैसें लिखी इनके थोड़े थोड़े से वेरिएशन लिखेंगे वन बाय वन करके, यानी कि ये करते क्या है, इनका कार्य क्या है। फिर से हैंग हो गया बोर्ड। अब क्या हुआ इसमें? वेट फॉर द रेस्पॉन्ड। हाँ जी, तो अब देखिएगा यहां से सबसे पहले वन बाय वन अदर गैसेस देख ली। कितने परसेंट थी ये? 0.04%। सबसे पहले हमने गैस लिखी कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के प्रयोग देखिएगा, नाइट्रोजन साथ साथ ही कर लेते हैं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपने बचपन से सुना होगा, चिप्स के पैकेट में यूज की जाती है। किसमें? चिप्स के पैकेट में, यानी कि पैकेजिंग गैस कहा जाता है। पैकेजिंग गैस कौन सी होगी? ना, चिप्स के पैकेट में, या फिर आपका कुरकुरे जो खाते तो होंगे, खाए हैं बचपन में, पसंद भी होते हैं, लड़कियों को तो खासकर होते हैं चिप्स वगैरह। ये लड़कियां तो ज़्यादा ज़्यादा खाती है, लड़के तो बादाम घोटते हैं, बादाम पीते हैं ये। तो भाई ये क्या है? चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस। दूसरा, रंगमंच के कार्यक्रम। क्या होगा? रंगमंच के कार्यक्रम।
कार्यक्रम में देखिएगा, रंगमंच के कार्यक्रम आपने देखा होगा, कभी स्टेज परफॉर्मेंस दिया जाता है, वहां जो धुआं उड़ाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। न तो इसका कोई टेस्ट है, न इसका कोई कलर है, और न ही कोई इससे स्मेल आती है। तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इस वजह से जो कलर इसमें मिलाया जाता है उसी कलर की हो जाती है। तो अलग अलग तरह से, कभी ग्रीन कलर का धुआं, कभी रेड कलर का धुआं जो उड़ाया जाता है स्टेज परफॉर्मेंस में, तो वो कौन सा है? ये आपका नाइट्रोजन गैस होती है। रंगमंच के कार्यक्रमों में ये यूज किया जाता है। तीसरा प्रयोग इसका सीमन प्रिजर्वेशन। सीमन प्रिजर्वेशन देखा होगा, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास एक कंटेनर होता है जिसमें वो सीमन रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन गैस उसमें पाई जाती है सीमन प्रिजर्वेशन के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन, और जिसका -96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ये लिक्विड नाइट्रोजन का। उस गैस को, उसमें सीमन को रखा जाता है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये किसके प्रयोग है? नाइट्रोजन गैस के मेन प्रयोग से मैंने बताया आपको। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीजन। क्या पढ़ा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक तो हमको ब्रीथिंग के लिए, तो सबको पता है ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं को सड़ाने गलाने के लिए, सड़ाने और गलाने के लिए प्रयोग की जाती है, गलाने में प्रयोग की जाती है। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। क्यों किया? जैसे कोई भी आपने, जितने भी कूड़ा, घर का जितना भी कूड़ा होता है, उससे जब कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, जिसको आप बोलते हैं आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है सड़ने गलने के लिए, ताकि बैक्टीरिया, छोटे छोटे से डिकम्पोजर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाए, उनको श्वास लेने के लिए किसकी जरूरत? ऑक्सीजन की, और वही उसको डिकम्पोज करते हैं। तो सड़ाने गलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तीसरी गैस लिखी हमने ऑर्गन। ऑर्गन का पूछा जाता। ऑर्गन गैस किसमें भरी जाती है? विद्युत बल्ब में। किसमें भाई? विद्युत बल्ब। थॉमस अल्वा एडिशन ने पहली बार बल्ब को बनाया था, और कौन सी गैस भरी थी? ये आपका ऑर्गन गैस। क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में भरी जाती है, प्रयोग की जाती है या भरी जाती है, कोई कैसे भी लिखेंगे। अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगी, टेम्परेचर कितना भी हो जाए। और बल्ब में कौन सी धातु होती है? टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसको ये थोड़ा लंबे समय तक रोक सकते हैं। तो इसलिए ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑर्गन गैस क्या करते हैं? जैसे ही विद्युत बल्ब चमकता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो गैस है, तो ये क्या करती है? रोशनी को फैला देती है। इस वजह से यूज किया जाता है ऑर्गन। ऑर्गन के बाद फिर एक लिखेंगे आप यहां से, जिनोन गैस। क्या लिखेंगे? जिनोन। जिनोन गैस से क्वेश्चन बनता है। जिनोन को कहा जाता है यहाँ क्रिप्टोन, जिनोन, हाँ, जिनोन से इसको कहा जाता है अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस। अजनबी गैस कहा जाता है जिनोन को। करेक्ट, ये भी याद रहेगा। किसे कहा जाता है अजनबी गैस? जिनोन को। जिनोन के बाद फिर आप एक याद रखें, रेडोन। रेडोन। रेडोन ये कैसी है? ये भूकंप मापी गैस के नाम से जानी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? भूकंप मापी गैस। भूकंप मापी गैस क्यों कहा जाता है भूकंप मापी गैस? ये सबसे भारी गैस है। कैसी है? हैवीएस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर, सबसे भारी गैस। और एक्चुअल में ये एटमॉस्फेयर में ना पाई जाती है, ये पाई जाती है अर्थ के क्रस्ट पर, धरातल पर पाई जाती है। और जैसे ही सिस्मिक वेव्स आनी स्टार्ट होती है, प्राइमरी, ये आपका भूकंप तरंगे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, आपका बॉडी वेव, और ये आपका सरफेस वेव। जैसे ही प्राइमरी वेव आती है, प्राइमरी वेव टकराती है, तो ये गैस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। पहले तो कहां है? अर्थ क्रस्ट पर है, और सिस्मिक वेव टकराते ही ये ऊपर उठ जाएगी, तो पता चल जाता है कि अब क्या आएगा? अब भूकंप आने वाला है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भूकंप मापी गैस भी कहा जाता है। गैस का नाम क्या है? गैस का नाम है रेडोन। सबसे हैवीएस्ट गैस कौन सी? रेडोन। अब सबसे हल्की गैस लिखो। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को कहा जाता है सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की, लेकिन कैसी है सबसे हल्की? सक्रिय गैस है, ये क्रिया करती है, सक्रिय गैस। और क्रिया कौन सी है? क्वेश्चन आता है इससे, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन जो सन में होता है, कहाँ होता है, एक ब्रैकेट रो लिखते हैं सन, सूर्य में होता है। जितने भी तारे हैं सभी में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। उसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो यही नाभिकीय संलयन में यूज होती है। क्या होता है, 1H2 हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल 1H2 प्लस 1H2, 1H2 ये दोनों आपस में यहां पर रिएक्ट करते हैं जब टेम्परेचर ज्यादा होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या बनाते हैं, 2He4 प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी को क्या कहा जाए, न्यूक्लियर फ्यूजन का नाभिकीय संलयन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को क्या भी कहा गया भाई, फ्यूचर फ्यूल के नाम से। फ्यूचर फ्यूल किस गैस को कहा जाता है, तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। एक नाम और बचा है, जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका हीलियम। क्या आएगा, हीलियम। हीलियम गैस ये कैसी है, ये भी सब इसे कहा जाता है सबसे हल्की अक्रिय गैस। सबसे हल्की अक्रिय गैस है। लाइटेस्ट कैसी है भाई, लाइटेस्ट इनर्ट गैस कहा जाता है हीलियम को। हीलियम का प्रयोग पूछा जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है हीलियम का, तो हीलियम का प्रयोग हमेशा कहां किया जाएगा भाई, एक तो गैस के गुब्बारे, गैस के गुब्बारे। अरे होली दिवाली देखी है आपने, तो उस पर छोड़ दिए जाते हैं ना गुब्बारे, ऐसे दिवाली पर ऐसे ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, या कहीं भी फंक्शंस वगैरह होता है तो गुब्बारे ऐसे छोड़ते हैं उल्लास के साथ, एकदम से खुशी मनाते हैं गैस के गुब्बारे। तो उन गैस के गुब्बारों में हीलियम गैस। दूसरा, थोड़ा सा नाइट्रोजन मिक्स करके जितने भी आपके एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के टायर में, किसमें, हवाई जहाज के टायर्स में, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। तो ये था कंपोजिशन और इनके होने वाले प्रयोग क्या है कुछ गैसों के बारे में। वैसे तो और भी बहुत सारी गैसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जितना मैंने लिखाया है। ठीक है भाई, अब आती है बात लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, आगे इसको कॉपी कर लेंगे, एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं क्या बोल रहे हैं भाई। एरोप्लेन के टायर में, हाँ भाई बिल्कुल, देसी हरियाणवी माही, अंकित पटेल, राहुल राजपूत, देसी क्या क्या, हाइड्रोजन R18, कनिष्का धनकर, ठीक है, ये ओल्ड स्टूडेंट है। चलिए भाई, ये अब आगे चलते हैं, तो स्ट्रक्चर देखिएगा, हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ जी, हमें ही बता दो क्या बात है, क्या फुसफुसाहट, सरसराहट, फुसफुसाहट क्या चल रही है कानों में। हाँ चलिए यहां आ जाओ, अब देखेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। अब मुद्दा बनता है अर्थ के स्ट्रक्चर का, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। जो लिखाया गैस वहां से बन सकता है, या फिर कंपोजिशन से कंपोजिशन लिखाया, या फिर आपका फंक्शन लिखाया, या मेन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थ के ऊपर जितनी भी यहाँ पर गैसेस पाई जाती है, ये मान लीजिए ये तो हमारी क्या है, अर्थ मान लो, ये तो अर्थ है। इसके ऊपर लेयर्स, कुछ लेयर्स देखने को मिलती है गैसों की। कितनी लेयर देखने को मिलती है, यहां पर अलग अलग लेयर को अलग अलग नाम, जैसे पहली लेयर का नाम दिया गया ये ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद फिर दूसरी लेयर को नाम दिया गया स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर अर्थ के ऊपर तीसरी लेयर को नाम दिया गया यहां से मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद फिर आती है चौथी लेयर, इसका नाम है आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के बाद फिर लास्ट वाली जो लेयर आती है इसका नाम दिया गया एक्सोस्फेयर। क्या नाम दिया गया, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के ऊपर जो पाया जाता है वो सब कुछ यहां पर मैग्नेटोस्फेयर कहा जाता है। तो सबसे नीचे तो क्या लिखेंगे हम, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर यहां साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिएगा कि ये क्या हमारी इस तरह से पृथ्वी है, थोड़ा सा जियोड शेप में अर्थ पाई जाती है। अर्थ पर ये इक्वेटर पाया जाता है, कल बताया था, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर की लेयर देखी जाए तो ये पोल है, पोल के पास कम और एटमॉस्फेयर के पास जहां टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर के पास ज्यादा दूर तक फैल जाती है। यहां पर इसकी दूरी 8 किलोमीटर है पोल पर, दोनों तरफ पोल पर 8 किलोमीटर ऊपर तक आसमान में एटमॉस्फेयर फैला है। लेकिन इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर, केमिस्ट्री आपने बचपन से पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि गैसों में जो पार्टिकल्स होते हैं टेम्परेचर बढ़ते ही पार्टिकल दूर दूर भागते हैं। अब टेम्परेचर कहां ज्यादा, इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा तो पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे तो दूर भागेंगे तो ये कहां तक, 18 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। इसलिए इन दोनों का एवरेज मार्क कर लिया जाता है कि इन दोनों में
एवरेज डिस्टेंस एटमॉस्फेयर की कितनी होगी, तो इसे कहा जाता है 13 किलोमीटर। 13, कभी कभी एग्जाम में 14 दे देता है, एक्चुअल में 13 किलोमीटर एनसीईआरटी देती है। तो 13 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये है पहली लेयर। तो पहली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको अर्थ से ऊपर यहां तक जाने पर कितने किलोमीटर एवरेज मानेंगे, हाइट होगी 13 किलोमीटर की। 13 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहली लेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर। क्या नाम होगा, ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोला जाता है शोभ मंडल। हिंदी वाले लिखेंगे शोभ मंडल। तो पहली लेयर का नाम क्या है, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर दूसरी लेयर आती है, सेकंड लेयर। ये कहां तक पाई जाती है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट पाई जाती है 50 किलोमीटर तक। 50 किलोमीटर ऊपर तक दूसरी लेयर देखने को मिलती है और इस लेयर का नाम दिया जाता है, यहां से अब भी बताता थोड़ी देर पहले, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरी लेयर का नाम स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में बोला जाता है समताप मंडल, समताप मंडल। इसके ऊपर की तरफ चलते हैं तो तीसरी लेयर आती है, ये कितने किलोमीटर तक, ये देखने को मिलती है 80 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक है और इसका नाम है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तीसरी लेयर का नाम मीजोस्फेयर, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मध्य मंडल बोला जाता है। इसके बाद फिर ऊपर चलते हैं तो एक चौथी लेयर जो आती है, इस लेयर का नाम, चौथी लेयर यहां से कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, ये पाई जाती है 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसका नाम क्या है, यहां से दो नाम इसके आते हैं, आयनोस्फेयर और दूसरा इसे कहा जाता है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। हिंदी में बोला जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल, और इसे कहा जाएगा तापमंडल, तापमंडल। दोनों किसके नाम है, दोनों इसी के नाम है। इससे ऊपर जाते हैं तो यहां जो लेयर देखने को मिलते हैं, इस लेयर का नाम, इस लेयर का नाम है एक्सोस्फीयर। कितने किलोमीटर तक पाई जाती है ऊपर, ये आपका 10,000 किलोमीटर, ये 10,000 किलोमीटर तक देखने को मिलते हैं और नाम है इसका एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल से ऊपर जितनी भी लेयर है ये यूनिवर्स से रिलेटेड है और ये आपका ऊपर इसे क्या कहा जाता है, इसको मैग्नेटोस्फीयर बोला जाता है, मैग्नेटोस्फीयर। ये भी याद रखना है, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हाइट याद रहेगी, पहला 13 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, करेक्ट। हाइट के बाद अब यहां फिनोमेना याद रखने और साथ साथ में आपको टेम्परेचर याद रखना। टेम्परेचर घटता है और बढ़ता है, कहां टेम्परेचर घटता है और कहां बढ़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां इस वाले पार्ट की। ट्रोपोस्फीयर में हमेशा ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। आप कहां से है, आप दोनों यूपी में कहां से, अमरोहा से। आप कहां से, बुलंदशहर से। वहां के टेम्परेचर में और देहरादून के टेम्परेचर में आपने डिफरेंस देखा कितना, लगभग 10 डिग्री के आसपास का डिफरेंस तो आएगा। वहां प्रेजेंट में टेम्परेचर कितना चल रहा होगा, 40 के 35 है प्रेजेंट में। और यहां बारिश होती है तो टेम्परेचर, रात को कपड़ा भी ओढ़ना पड़ा होगा, घर तो ऐसे ही सो जाते हैं आराम से। तो यहां टेम्परेचर, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। और टेम्परेचर कितना कितना घटता है, तो ये ट्रोपोस्फीयर में, हम ट्रोपोस्फीयर में ही रहते हैं यहाँ पे। तो ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो हम अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, कितना, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता रहता है 1 किलोमीटर। यानी कि आप वहां से लगभग प्रेजेंट में 1500 मीटर की हाइट पर है वहां बुलंदशहर अमरोहा से। और देहरादून की हाइट, ये हाइट कितनी, 1500 मीटर की हाइट है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज्यादा है। टेम्परेचर कितना होगा, 1 किलोमीटर 6.5, यानी कि लगभग 8-9 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस यहां में और वहां में हो गया होगा। तो यहां से इसी को क्या कहा, क्या ये निरंतर घटता रहेगा,
लगातार घटता है। जैसे जैसे हम यहां तक पहुंचते हैं, इस जगह को कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर की ऊपर वाली सीमा को ट्रोपोपोज बोला जाता है। क्या? पोज, यानी कि पोज का मतलब क्या? कोई चीज आकर रुक जाती है, वही तो पोज होता है ना। वीडियो देखते हैं, पोज कर दो, प्ले कर दो, तो ये क्या है? ट्रोपोस्फीयर यहां रुक गया, तो ये क्या होगा? ट्रोपोपोज होगा। और ट्रोपोपोज पर जाकर ये टेम्परेचर रुकता है, यहां तक लगातार बढ़ता है, घटता रहता है। और कितना घट जाता है? यहां जाने पर लगभग ये आपका -50 बोला जाता है, कहीं कहीं पर आपका 60 तक देखा जाए, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहा जाता है? नॉर्मल टेम्परेचर की नॉर्मल लैप्स रेट से तापमान की सामान्य ह्रास दर किस लेयर में काम करती है? ट्रोपोस्फीयर में काम करती है। तो क्या होगा? ये नॉर्मल लैप्स रेट होगा। नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ह्रास दर किसकी? टेम्परेचर की। कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फीयर में। कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद कहीं वर्क नहीं करती, कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा, कहीं घटेगा। आइए इसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं। यहां पर ये क्या है? यहां स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपर वाली लेयर यहां जाकर रुक गई है, तो इसे कौन सा पोज कहा जाएगा? स्ट्रेटोपोज। ये ट्रोपो का पोज था, ये स्ट्रेटो का पोज आया, स्ट्रेटोपोज। अब स्ट्रेटो जब पोज हुआ तो यहां जाने पर हमको बीच में एक थोड़ी सी याद रखनी है बात। यहां पर यह है 22 से 33 किलोमीटर के बीच का एरिया, 22 किलोमीटर और 33 किलोमीटर। इस 22 से 33 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है O3। O3 क्या है? कौन सी गैस है? O3 ओजोन गैस है। अब ओजोन गैस है, तो ओजोन गैस पर जैसे यूवी रेज पड़ती है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो यहां पर टेम्परेचर -50 हो गया था, अब टेम्परेचर बढ़ने लगता है इस लेयर में, इसकी ओजोन की वजह से। और ऊपर जाते जाते यहां तक टेम्परेचर कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहां 0 डिग्री सेल्सियस स्ट्रेटोपोज पर टेम्परेचर 50 किलोमीटर पर होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटो। सम तापमंडल, सामान्य ताप है, न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब इसके बाद आता है मध्यमंडल। अब मीजोस्फीयर में यहां पर गैसेस नहीं दिखाई देती है, गैसेस नहीं दिखाई देती, तो इस लेयर में टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। और यहां 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर यहां क्या देखने को मिलेगी? कौन सा पोज आएगा? मीजोपोज। कौन सा पोज? मीजोपोज पर आते आते टेम्परेचर हो जाता है यहां पर -85 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सबसे ठंडी परत। सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये आपका कोल्डेस्ट लेयर, मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। अब इससे ऊपर यहां गैसेस पाई जाती है, और गैसेस में भी गैसेस के आयंस पाए जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस देखने को मिलते हैं यहां पर आयनोस्फीयर में। आयंस, इसीलिए नाम क्या दिया गया? आयनोस्फीयर दिया गया। अब आयंस पाए जाएंगे, गैसेस पाए जाएंगी, तो गैसों पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो एब्जॉर्प्शन होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? टेम्परेचर यहां 640 किलोमीटर ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमको टेम्परेचर यहां पर प्लस के देखना कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो 1500 डिग्री ये क्या हो जाती है? यहां पर गर्म लेयर हो जाती है। इसके बाद टेम्परेचर ऊपर कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, और यहां 10,000 किलोमीटर पर जाने पर टेम्परेचर कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर यहां घटेगा, उसके बाद फिर ये बढ़ेगा, फिर से टेम्परेचर घटेगा और फिर कंटिन्यू बढ़ता चलेगा। घटेगा, बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटेगा और फिर बढ़ता ही जाएगा। टेम्परेचर याद रहेगा, सबसे पहले कितना हो गया? -50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर कितना हो गया? ये 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर 1500, और उसके बाद बढ़ता ही रहेगा। तो सारी लेयर याद रहेंगी। अब यहां से क्वेश्चन आता है, इनमें कौन कौन सी घटनाएं होते हैं? फिनोमेना बताइएगा। अब कौन कौन सा फिनोमेना होगा? तो सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर पूछा जाता है, शोभ मंडल। शोभ मंडल में आप लिखेंगे ऑल वेदर फिनोमेना। क्या लिखेंगे? ऑल वेदर फिनोमेना। और मैंने अभी बताया था आपको, यहां पर वेदर क्या होता है? कभी सनलाइट है, कभी बरसात है, कभी तूफान है, यानी कि जितनी भी मौसमी घटनाएं, बादलों का बनना, बारिश का गिरना, तूफानों का आना, चक्रवात का आना, ये सारी घटनाएं कहां होंगी? ओले पड़ना, बारिश गिरना, सब पहली लेयर में होंगी, ट्रोपोस्फीयर में। ऑल वेदर फिनोमेना यानी कि सभी मौसमी घटनाएं। सभी मौसमी घटनाएं कौन सी लेयर में हो रही होगी?
एग्जाम में ये पूछा जाता है, या फिर नॉर्मल लैप्स रेट पूछा जाता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में पहली लेयर क्लियर है, कोई दिक्कत है? टेम्परेचर भी क्लियर, साथ साथ में सामान्य ह्रास दर कार्य करेगी, हाइट कितनी है, और उसके बाद फिर इसमें कौन सा कार्य होता है, याद हो गया स्ट्रक्चर में। अब दूसरी लेयर पे आओ, दूसरी लेयर कौन सा? समताप मंडल। यहां पर क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर, ओजोन जो पाई जाती है कौन सी लेयर में पाई जाती है, कौन से मंडल में पाई जाती है ओजोन? तो हमेशा याद रखें स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन। किस लिए फेमस है ओजोन? यूवी रेज से बचाती है, तो पहले ही लिख लिया हमने। अब इसमें क्या होता है, यहां तो सारी की सारी वेदर फिनोमेना होती है। आप कभी कभी देखते हो बादलों से ऊपर हवाई जहाज देखने को मिलते हैं। अरे बचपन में ऊपर तो देखा हो आसमान में, पहले तो हम तो करते थे ऐसे ही, जैसे ही जहाज जाता था तो सारे जितने भी घर में होते जहाज है जहाज, तो देखते थे ना। तो उस जहाज को देखते थे, वो बादलों से ऊपर, कि बादलों में छिप गया, बादलों से ऊपर चला गया। तो बादलों से ऊपर कैसे चला गया? बादल तो सिर्फ और सिर्फ किस लेयर में थे? ट्रोपोस्फेयर में थे। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर बादल है ही नहीं। यहां से ये कितना किलोमीटर, 13 किलोमीटर से ऊपर बादल है ही नहीं। तो यहां पर ऊपर एरोप्लेन कहां उड़ते हैं? इस वाली लेयर में। न तो कोई हवाएं हैं और न ही कोई यहां पर तेज बादल चलते हैं, इसलिए कोई ऑब्स्टेकल हिंड्रेंस नहीं है। इस वजह से क्या कहा जाता है, ये आपका हवाई जहाज किस लेयर में उड़ाए जाते हैं? एग्जाम वाला क्वेश्चन, हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन्स। एरोप्लेन कौन सी लेयर में? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। करेक्ट, ओजोन और दूसरा हवाई जहाज, दोनों बातें याद रखनी है। तीसरी लेयर आती है सबसे ठंडी लेयर, मध्य मंडल। अब यहां एक फिनोमेना होता है, जैसे ऊपर से बहुत तेजी से मीटियोरॉइड्स आते हैं। मीटियोरॉइड्स उल्कापिंड आते हैं, छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल या थोड़ा बड़ा जो हो जाते हैं, वो ऊपर से टूट के आते हैं। तो टूट के आते हैं तो पहले तो इतना ज्यादा गर्म होता है लेयर, उसके बाद यहां इस लेयर में, जैसे ये ठंडी लेयर में आते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण वो सारे के सारे यहां पर जल जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो इस वजह से हमको जो दिखाई देता है, वह पहले तो वो गर्म थे, यहां पर वो जलते हुए दिखाई देते हैं, और जलते हुए दिखाई देते हैं तो इसलिए उसे कहा उल्का पिंड की घटना, यानी कि मीटियोरॉइड्स फिनोमेना। किस लेयर में होगी भाई? मीटियोरॉइड्स फिनोमेना। तो लेयर का नाम बताओ। अरे बोलो भाई, बैठे हैं आराम से। ये आपका उल्का पिंड की घटना, मध्य मंडल में। उल्का पिंड की घटना किस मंडल में? मध्य मंडल में। याद हो गया? ठीक है, तीनों लेयर याद रहेंगी। इसके बाद चौथी लेयर पे आओ। चौथी लेयर कौन सी है? आयन मंडल है। कितने किलोमीटर तक फैली? 640 तक फैली है। और कितना टेम्परेचर? 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब इसको यहां पर क्या पाया जाता है, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, याद रहेंगे आपको। मैंने बताया आपको क्या, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, इस कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है, और ये अलग अलग लाइट दिखाती है। गैसेस पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी गैसेस। तो जैसे इन गैसेस पर, आयंस पर लाइट पड़ते तो ये चमकती है। और चमकती किस तरह से है? ये अलग अलग जगह से चमकती है। लेकिन हमारे पास में एटमॉस्फेयर सबसे पास में कहां है? या तो नॉर्थ पोल में या फिर साउथ पोल में है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ही ये लाइट्स देखी जा सकती है। और इन लाइट्स को नाम क्या दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है अरोरा की घटना, अरोरा फिनोमेना। अरोरा की घटना, इंग्लिश वाले लिख लेंगे अरोरा फिनोमेना। अरोरा फिनोमेना। अरोरा फिनोमेना को जब हम कहां से देखते हैं? नॉर्थ से देखते हैं। कहां से? नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल से देखते हैं। तब इसका नाम होता है अरोरा बोरेलिस। क्या नाम होता है? अरोरा बोरेलिस। बोरेलिस। और जब हम इसको कहां से देखते हैं? साउथ पोल से देखते हैं। तो साउथ पोल से इसका नाम आता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस। एक कंसेप्ट ऑस्ट्रल से याद रखना आप। जब भी आपको कहीं पर ये वर्ड दिखे ना ज्योग्राफी में, AUST, ओस्ट, AUST, तो ज्योग्राफी में सीधा सा याद रखना, ओस्ट का मतलब ही साउथ होता है। ओस्ट का मतलब क्या होता है? साउथ। ऑस्ट्रेलिया कहां होगा? साउथ में हो। ऑस्ट्रेलिया कहां है? साउथ में है, साउथ हेमिस्फीयर में। तो जब भी ओस्ट दिखेगा आपको तो माइंड में आ जाना चाहिए कि साउथ की बात चल रही है। तो ये क्या होगा? अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहां होगा? साउथ में होगा। और बोरेलिस नॉर्थ से जब हम लाइट देखेंगे ये होगा। अब इसी से एक करंट का क्वेश्चन जोड़ के पूछ लिया गया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये 2023
यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, यही अरोरा की घटना का, एनडीए का। तो उसने 2023 में क्या पूछ लिया कि भाई अरोरा की जो घटना हुई है 24 में भी आया 23 में भी आया। अरोरा की घटना 3 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट, अरोरा की घटना इस वाली लेयर में होती है आयनोस्फीयर में, जाके चेक कर लेना, चाहे 23 या 24 में, दोनों में से किसी एक में आपको अरोरा की घटना का यूपीएससी का क्वेश्चन एनडीए का मिलेगा। आयनोस्फीयर में अरोरा की घटना होती है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, अरोरा की घटना को नॉर्थ पोल से अरोरा बोरेलिस और साउथ पोल से अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट दी। तीसरा स्टेटमेंट दिया, ये अप्रैल 2023 में देखी गई, 22 अप्रैल 2023 को लद्दाख से, भारत के लद्दाख से ये घटना देखी गई थी। तो वो भी स्टेटमेंट क्या था, करेक्ट था। तो कब देखी गई भाई, इसको याद रखेंगे आप, 22 अप्रैल 2023 को, 23 को यह घटना अलग से नोट करके लिख लेंगे। यह घटना कहां से देखी, भारत में लद्दाख से देखी गई, लद्दाख से देखी गई। ये सारी की सारी लाइट्स देखी गई थी लद्दाख से। तो तीसरा स्टेटमेंट भी उस हिसाब से क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। हाँ जी, तो ये भी क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। तो इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो भाई ये क्या है आपका, यहां से कौन सा लेयर हुआ, मीजोस्फीयर, मध्यमंडल क्लियर, चौथी लेयर। अब आती है पांचवी लेयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर सबसे बाहर वाली लेयर है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है यहां से स्पेस स्टेशन, किसका बनता है, स्पेस स्टेशन एंड सैटेलाइट, यानी कि आपका उपग्रह। उपग्रह कौन सी लेयर में छोड़े जाते हैं, तो उपग्रह छोड़े जाते हैं इसमें, बाह्यमंडल में। पृथ्वी के चारों तरफ ये पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह घूमते हैं। किस लेयर में उपग्रह घूमते हैं, कृत्रिम उपग्रह, तो ये आपका एक्सोस्फीयर में। यहां से क्वेश्चन बनता है सैटेलाइट का, कौन से लेयर में पाए जाते हैं, तो ये एक्सोस्फीयर में पाए जाते हैं। इसके बाद फिर ऊपर जितना भी पाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसको मैग्नेटोस्फीयर यानी कि चुंबकीय मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है चुंबकीय मंडल, इसके ऊपर वाले जितना भी ऊपर लेयर तो नहीं है कंप्लीट पूरा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पाया जाता है और साथ साथ में यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, इसलिए से ये क्या कहा गया, मैग्नेटोस्फीयर कहा गया। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अगर कहीं भी मैं बोल रहा हूं, कहीं भी किसी से भी पढ़ लो भाई अब एटमॉस्फेयर आप, और किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ये भी मेरी गारंटी है, अगर मैं पढ़ाता हूं किसी भी एग्जाम में, आप एनडीए में बैठो, सीडीएस में बैठो, एयरफोर्स में बैठो, आईबी में बैठो, एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, इससे बाहर एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन नहीं बनाएगा। और अगर इससे बाहर क्वेश्चन बनाया तो फिर वो किसी से नहीं होगा, आपसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, ये भी बात याद रख लेना। तो भाई ये क्या था आपका एटमॉस्फेयर के बारे में छोटी छोटी सी बातें हमने कर ली। तो ये क्या था आपका आज का टॉपिक, खत्म हो जाता है। बात आती है अब ये कहेंगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, वीकली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। एक वीक में जितने भी यहां पर आपको टॉपिक्स करा दिए जाएंगे, या तो वीकली या फिर 3-4 दिन के बाद, मेरा तो मानना है कि वीकली कराया जाए। जितने टॉपिक हुए, 6 दिन में टॉपिक हुए सैटरडे तक, तो संडे में इन सब का एक कंपाइल करके सभी के 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और आप अगर चाहते हैं कि डेली प्रैक्टिस कराई जाए, डेली 10 क्वेश्चन, जैसे एटमॉस्फेयर आप करा दिया, कितना समय, 5 मिनट बची है, 5 मिनट में ही 10 क्वेश्चन आराम से उड़ जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसी के बाद लेके आए जाए तो वो बता दो भाई, ऐसा भी कर लेंगे, जैसा आपको अच्छा लगता है। क्लास के बाद अभी तो जो कमेंट आप कर रहे हैं ना, लाइव कमेंट, ये तो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं साथ के साथ, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद जो आप कमेंट करते हैं बाद में, वो कमेंट हमको विजिबल होते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो बाद में कमेंट करना और बताना कि कैसे आपको पढ़ना है और क्लास के बारे में रिव्यू करना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं भाई, थैंक यू जैन। सर आज भी जाएगा स्कूट, अरे अच्छा अतुल रंजन आ गए भाई। अरे नहीं भाई, डेली थोड़ी जाया जाता है घूमने के लिए, वो तो कभी कभी जाया जाता है घूमने, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।